लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, देश की जीडीपी में कृषि और सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक। बजट पूर्व गोष्ठी में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा अबुआ सरकार का बजट। वित्त मंत्री समेत विशेषज्ञों ने राज्य के विकास पर दिया सुझाव। बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों के नाम संदेश जारी कर विधि व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर की टिप्पणी। और चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गिनाई जी राम जी बिल की खूबियां। बोले, यह योजना पारदर्शिता के साथ रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। सर्वेक्षण के मुताबिक देश में वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीडीपी की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 की अगर हम बात करें तो इसमें 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। बजट से पहले पेश समीक्षा में कहा गया है कि कुल मिलाकर वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि का दृष्टिकोण मजबूत है। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक वृद्धि अनुमान में हाल के वर्षों में किए गए नीतिगत सुधारों के प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। इससे अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता 7% के करीब पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि घरेलू कारकों की प्रमुख भूमिका और वृहद आर्थिक स्थिरता के मजबूत होने के कारण वृद्धि से जुड़े जोखिमों को लेकर स्थिति मोटे तौर पर संतुलित बनी हुई है। Copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26, Statistical Appendix. आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के उपरांत मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के लिए कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र तीनों आर्थिक स्तंभों का एक साथ मजबूत और सक्रिय होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि संतुलित और सतत आर्थिक विकास तभी संभव है जब ये तीनों क्षेत्र समान रूप से गति पकड़े। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नागेश्वरन ने बताया कि देश की जीडीपी में कृषि और सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। Have grown at more than 6 and 7% in the last 5 years. Traditional crops can match them. If they do so, agricultural GVA will be much faster than what we are experiencing, around 3 to 4% today. And the chapter goes into what are the various steps we can take, starting from rebalancing the fertilizer consumption, looking at rice and wheat procurement to encourage crop diversification, for the sake of nutrition, for the sake of soil fertility, for the sake of water tables, etc. We can take a look at how we can, through policies, encourage crop diversity. इधर राज्य का बजट पेश होने से पहले बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के आर्थिक विशेषज्ञों समेत विभिन्न विभागों के सचिवों ने राज्य के विकास की रूपरेखा बताई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार का बजट जन भावनाओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। राज्य ने हाल ही में अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस हिसाब से यह बजट राज्य के लिए खास होगा।
उन्होंने सभी विभागों से जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट बनाने का भी निर्देश दिया। यूं कहा जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में सभी राज्य अपने अपने अलग अलग कहा जाए कि अलग अर्थव्यवस्था, अलग कार्यशैली, अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ चलती है। हर राज्य के अपने अपने राज्य को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के अपने तरीके होते हैं। झारखंड प्रदेश कहा जाए कि देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है और छोटा राज्य भी है, लेकिन यहाँ पर कई बड़े आर्थिक गतिविधियां इस राज्य में होती हैं। माइंस मिनरल्स के खनन कार्य हमारे राज्य में बड़े पैमाने पे होता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका तो बहुत बड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, ये राज्य सरकार की अपनी एक विशेष अधिकार के साथ सरकार काम करती है। और निरंतर हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ और आर्थिक समृद्धि की ओर भी हम लोग कदम बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड के खनन, निर्माण और औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से रांची के धुरुआ में 3 दिवसीय झारखंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन शो का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की सुरक्षा और विकास की सामूहिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। रांची का धुरुआ आज से 3 दिनों तक भारी मशीनों और उद्योग जगत के दिग्गजों का केंद्र बना रहेगा। इस माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन शो में देश दुनिया की नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। एक्सपो का मुख्य आकर्षण वे आधुनिक तकनीकें हैं जो खनन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने और श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने में कारगर हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उद्घाटन के बाद विभिन्न स्टॉल्स का बारीकी से अवलोकन किया और राज्य की आर्थिक प्रगति में इस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। यह मानना है कि खनन क्षेत्र का भविष्य सतत विकास, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित होना चाहिए। श्रमिकों को सुरक्षा, उनके कल्याण, कौशल विकास तथा सम्मानजनक जीवन स्तर की सुविधाएं सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदर्शनी में भारी मशीनों के अलावा निर्माण क्षेत्र की नई निर्माण सामग्रियों और ऑटोमेशन तकनीक का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड जैसे राज्य के लिए यह एक्सपो निवेश के लिए रास्ते खोलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तकनीकी सत्र और बिजनेस मीट का भी आयोजन किया जाएगा, जहां राज्य की खनिज संपदा के मूल्य वर्धन पर चर्चा होगी। झारखंड माइनिंग शो 2026 न केवल उद्योग जगत के लिए एक मंच है, बल्कि यह बदलते झारखंड की उस तस्वीर को भी पेश कर रहा है जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल रहे हैं। निश्चित रूप से खनन क्षेत्र झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आधुनिक तकनीक का समावेश इसे और अधिक सशक्त बनाएगा। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट।
नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों के नाम संदेश जारी कर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विधि व्यवस्था, व्यवसायियों को सुरक्षा, किसानों को समर्थन मूल्य, स्वास्थ्य सेवाएं, आदिवासी शिक्षा और युवाओं की भर्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में नागरिक असुरक्षित हैं और सरकार शॉपिंग टूर में व्यस्त है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कोडरमा विधायक और पूर्व मंत्री नीरा यादव से मुलाकात की। इससे संबंधित एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि राजनीति और रणनीति अपनी जगह है, लेकिन मधुर रिश्ते उससे कहीं ऊपर होते हैं। मुलाकात के दौरान मंत्री ने नीरा यादव की नन्ही बेटी से भी स्नेहपूर्वक मुलाकात की और उसे आशीर्वाद दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की, जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब भी मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स के खिलाफ दायर याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर यहां पर खासतौर से यूजीसी खिलाफ न सिर्फ जो नोटिस है वो जारी किया गया है, बल्कि यूजीसी से जवाब भी मांगा गया है। 77वें गणतंत्र दिवस का औपचारिक समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित हुआ। इस मौके पर भारत की समृद्धशाली सैन्य विरासत की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस समारोह के साक्षी बने। Glimpse of the President of India as she arrives. And now that the President has arrived, the President's bodyguard will present the national salute.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 3 फरवरी से शुरू हो रहे मैट्रिक परीक्षा के लिए जिले में 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 32,723 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 52 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 32,243 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लौह नगरी जमशेदपुर में आज से ज्ञान, विज्ञान और कला के अनूठे संगम रेडियंट झारखंड 2.0 का भव्य आगाज हुआ। इस 3 दिवसीय मेगा प्रदर्शनी के दौरान स्कूली बच्चों को विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं से रूबरू कराना है। लौह नगरी जमशेदपुर के शैक्षणिक और तकनीकी परिदृश्य में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। LBSM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक झा अविचल और अन्य गणमान्य अतिथियों ने रेडियंट झारखंड 2.0 प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस 3 दिवसीय आयोजन में कुल 59 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां सरकार के विभिन्न मंत्रालयों सहित परमाणु ऊर्जा और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की सक्रिय भागीदारी दिख रही है। रेडियंट झारखंड 2.0 एग्जीबिशन ये 3 दिन का हो रहा है। 29 से 31 जनवरी झारखंड जमशेदपुर में रमादा में हो रहा है। और यहाँ पे विजुअल मिथ्स ऑर्गेनाइजेशन टीम है, जो कि दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे 50+ डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट से, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रदर्शनी में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के वैज्ञानिक IT क्षेत्र की नई योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, वहीं जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस के अधिकारी बच्चों को परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और रचनात्मक उपयोग का महत्व समझा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के स्टॉल पर कीटनाशकों के जैविक विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी आने वाले जो भी जनरेशन है, जितने हमारे स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, वो लोग इसको समझें, न्यूक्लियर पावर की महत्व को समझें, कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्र के योगदान में, और इसके चलते हमारा देश कितना उन्नति कर सकता है, ये सब कुछ समझते हुए और इसमें योगदान कर रहे हैं। जो हमारा ये बूथ लगा है रेडियंट झारखंड एग्जीबिशन 2026 में, इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा बच्चे हैं उनको विज्ञान के प्रति प्रेरित करना। तो हम यहाँ पर मच्छरों की विभिन्न प्रजातियाँ, लार्वा की विभिन्न प्रजातियाँ, इसके साथ साथ मॉलिकुलर डिटेक्शन में जो हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, PCR, और माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से मलेरिया दिखता है, फाइलेरिया दिखता है, वो सब हम दिखा रहे हैं, मच्छर कैसे दिखता है। विज्ञान के साथ साथ झारखंड की कला और संस्कृति भी यहाँ जीवंत हो उठी है। मधुबनी और सोहराय पेंटिंग के नवाचारों के साथ साथ बिना मशीनों के तैयार किए गए शुद्ध हैंडलूम उत्पादों ने लोगों का मन मोह लिया है। रांची से आए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और भारत सरकार के वैज्ञानिक बच्चों को शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस स्टॉल में खासकर जैव विविधता के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे मुझे एक बुक भी मिला है जिसमें बहुत सारी जैव विविधता के बारे में, कितने चिड़ियाँ हैं या फिर जो भी जीव पाए जाते हैं, वन्य जीव और ऐसे भी पाए जाते हैं, वो सब बताया जा रहा है। मैं ये एग्जीबिशन के बारे में मुझे पता चला तो मैं अपने क्लास के बच्चों को लेकर के आई हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हमारा एक्चुअली क्या है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, USA, चाइना, ये सब अपना ChatGPT, बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बना रहे हैं। उसी तरीके से हम इंडिया में यहाँ अपने बड़े डेवलपिंग कंट्री के GPU यूज करके LLM और ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए और बहुत से जो कंप्यूट पावर के रिक्वायरमेंट होता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उस सब पे वर्क कर रहे हैं। प्रदर्शनी में उमड़ी छात्रों की यह भीड़ और उनके चेहरे की जिज्ञासा यह बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड की नई पीढ़ी विज्ञान और नवाचार के कदम ताल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन बच्चों की सोच को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। DD न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर कहा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने जी राम जी योजना की बारीकियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला। कार्यकर्ताओं का समागम हुआ, जिसका मुख्य केंद्र रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जिले भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना पारदर्शिता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने वाला एक सुदृढ़ कानून है। जी राम जी एक गारंटी एक्ट के माध्यम से संचालित होने वाली एक कार्य योजना है। पिछले दिनों में जिस तरीके से इन योजनाओं की दुर्गति हुई है, इसका जो लाभ गांव वाले को मिलना चाहिए, सोशल ऑडिट के माध्यम से देखा जाना चाहिए, उसमें कई स्थानों पर ये देखा गया कि इसका लाभ लोग ले नहीं पा रहे। विकास की चर्चा के बीच अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार की नीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सवाल उठाए। श्री मुंडा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकायों का अतिक्रमण कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एरिया नोटिफाइड है, जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसका अतिक्रमण अर्बन एरिया में कैसे सम्मिलित करके किया जा रहा है। ये तो घोर संविधान का संकट पैदा कर रहे हैं। और ये अपने तरीके से कह सकते हैं कब नोटिफिकेशन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप उसको ठीक करिए। वहीं हाल के दिनों में चर्चा में रहे यूजीसी बिल के मुद्दे पर भी अर्जुन मुंडा उन्होंने दो टूक कि केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी वर्ग या समुदाय के हितों को ठेस पहुंचे। साथ ही विरोध कर रहे संगठनों से भ्रम में न आने की अपील की। बातें रखने का सबको अधिकार है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से इन सारे मुद्दों पर यह भी कहा है कि हम हर वर्ग के लिए संवेदनशील है और कोई भी ऐसा काम जिसका किसी का अहित हो ऐसा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे किसी का अहित हो। इस आयोजन ने न केवल केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का रोड मैप तैयार किया, बल्कि आगामी निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ा दी है। अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव के विरोध के स्वर अब और तेज होने की संभावना है। डीडी न्यूज़ के लिए चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, देश की जीडीपी में कृषि और सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक। बजट पूर्व गोष्ठी में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा अगुआ सरकार का बजट। वित्त मंत्री समेत विशेषज्ञों ने राज्य के विकास पर दिया सुझाव। बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों के नाम संदेश जारी कर विधि व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर की टिप्पणी। और चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गिनाई जी राम जी बिल की खूबियां। बोले, यह योजना पारदर्शिता के साथ रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है।